बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी तो कर ही रहे होंगे ना, क्योंकि अब आपके घर पर ही हम विद्यालय लेकर आ गए हैं, है ना। अब तो काफी टाइम हो चला है, आपको पता भी होगा क्या क्या करना होता है। आपको अपना कॉपी और कलम लेकर बैठना होता है। पाठ पढ़ लेने के बाद घर पर ही अपने किताब से उसी पाठ को फिर से पढ़ना होता है। जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपकी किताब में, उनका अभ्यास करना होता है। आप सभी इन कामों को कर रहे हैं ना। तो आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पिछले 2 दिनों से जैसा कि हम एक नए शो को आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि है युवा उद्यम कौशल शो, उसी का आगे का एपिसोड हम आज देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें फिर से हमारे पास हैं काव्यल सेदानी और केतन सिंह, और सवालों के सिलसिले भी हैं। ये तो आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना। आप सभी सवालों को नोट भी करते होंगे और अपने सही उत्तर को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भेजते भी होंगे। और यस ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो सवालों के सिलसिले के बाद हम क्या देखते हैं बच्चों, हम अपने एक ग्राफिक नॉवेल को देखते हैं। और हमारा आज का ग्राफिक नॉवेल है कागज कलम कार्य आरंभ, यानी पेपर वर्क्स कंपनी, जिसमें हम आपको कागज कलम के बारे में बताएंगे। पेपर वर्क कि किस तरीके से कागज का उत्पादन होता है, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ बच्चों, आज हमारे साथ स्मिता कामत भी है बेंगलुरु से, जिन्होंने अपनी कागज की फैक्ट्री शुरू की है। तो आप सभी बहुत उत्साहित हो रहे होंगे कि भाई कागज आखिर बनता कैसे है ना। वो भी एक और खासियत बता दूं आपको कि जो आज कागज बनाना आपको दिखाएंगे, उसमें पेड़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि पुराने कचरों के इस्तेमाल से कागज बनाएंगे। तो ये भी हो गई ना पर्यावरण सुरक्षित काम, है ना। तो इस मजेदार कहानी इसके बाद कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए हम विज्ञान में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान में भारत में राष्ट्रवाद के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे। तो चलिए बच्चों, हो जाइए तैयार अपने कॉपी और कलम के साथ, और इम्पोर्टेंट बातों को नोट करना ना भूलें। शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। तो आज के युवा उद्यमी कौशल शो में बड़ा मजा आने वाला है। हाँ, आज तो काफी जोश उत्साह उमंग है। हाथ फिर भी चलाए जा रहे हैं। क्यों ना चलाए, मैं भी तो चुस्त और तंदुरुस्त रहना चाहती हूँ। तुम भी तो अपनी सेहत का इतना ध्यान रखते हो। तुम्हारा राज क्या है? मैं क्या बताऊं, मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ता हूँ। इससे सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है और दिमाग भी एकदम फ्रेश फील करता है। ये व्यायाम मुझे दिन भर की एक्टिविटीज बखूबी निभाने के लिए मतलब तैयार कर देता है। I'm serious है, I like really exercise। अच्छा, झूठ खत्म हो गया हो तो सच बता दो। ये सच्ची बात है। हाँ। चलो, हम सबके लिए अपनी सेहत बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपके पास खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फुटबॉल खेलना, योगा करना, दौड़ना आना। यस, काफी ऑप्शंस हैं। वैसे तुम्हारी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है? तो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज तो एक्चुअली बातें करना है, लेकिन मुझे और भी बहुत कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कराटे, जो मार्शल आर्ट्स का एक आर्ट फॉर्म है। ये शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। मुझे क्रव मगा भी बहुत पसंद है। पता है, इसमें आत्मरक्षा भी सीखी जाती है। इसके बाद मैं जिसकी चाहे नाक तोड़ सकती हूँ। डराने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा जबरदस्ती का डराना। अरे डोंट वरी, यू आर सेफ। तुम लंबी सांस लो और बस रिलैक्स करो।
तब तक मैं अपने दर्शकों को उन युवा लड़कियों और लड़कियों से मिलवाऊंगी जो फिटनेस इंडस्ट्री में है और हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आइए। मेरा नाम अनामिका वालिया है और मैं एक प्रोफेशनल टाइक्वांडो एथलीट हूँ और मैं पिछले 12.5 साल से ये स्पोर्ट परस्यू कर रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ टेक्निक व्हिच इंक्लूड डिफेंस, अटैक एंड हाउ टू ग्रैब अ पर्सन। सो फर्स्ट यू हैव टू डिफेंस योरसेल्फ फ्रॉम एनी अटैक and then you need to grab that person and then you need to kick or attack any. So, जो हमारा सेकेंड मूव है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अपने आप को कैसे डिफेंड करें अगर कोई व्यक्ति आपका गला के दोनों हाथों से पकड़ ले। और इन सब मूव्स के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप नहीं रहेंगे तो ये आप मूव्स किसी के ऊपर भी नहीं कर सकते। सो सेकेंड मूव के लिए जब कोई व्यक्ति आपका दोनों हाथों से गला पकड़े तो उसके दोनों हाथों के बीच में से अपना हाथ लेके जाइए और बाहर की तरफ उसको पुश कर दीजिए, तो ईज़िली उसका जो ग्रिप है वो टूट जाएगा। जो मेरा नेक्स्ट मूव है मैं उसमें आपको बताने वाली हूँ कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए किसी की भी किक से और उसके बाद उसको कैसे अटैक करें आप। सो जो फर्स्ट मूव है वो है डाउन ब्लॉक। देन यू हैव टू किक एंड देन यू हैव टू पंच। जो मेरा नेक्स्ट मूव है मैं उसमें आपको बताने वाली हूँ कि अगर कोई भी पर्सन आपका आके कॉलर पकड़ ले तो आपको अपने आप को कैसे बचाना है। जो मेरा नेक्स्ट मूव है मैं उसमें आपको बताने वाली हूँ कि रोड पे चलते टाइम अगर कोई भी पर्सन आपको आके पीछे से ग्रैब करे तो आप अपने आप को कैसे छुड़ाएं। और आपको मेरी एक एडवाइस ज़रूर माननी होगी कि रोड पे चलते टाइम कभी भी अपना फ़ोन यूज़ ना करें। इसको बोलते हैं इंस्पायरिंग। बिल्कुल इंस्पायरिंग। सेल्फ डिफेंस ना और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम लड़कों के लिए जितनी ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं और औरतों के लिए। हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में अनहोनियाँ होती रहती हैं, तो अगर लड़कियां और महिलाएं सेल्फ डिफेंस सीख जाएंगी तो हम सब अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और लक्ष्य से याद आया कि आज के शो में युवाओं ने अपने प्रश्न भेजे हैं, लेकिन उन्हें सुनने से पहले आपको याद दिला दें, और जैसा कि हम रोज आपको कहते हैं आ रहे हैं, इस एपिसोड के सवालों के सिलसिले ध्यान से देखें, पेन और नोटबुक तैयार रखें, सवालों को नोट करें और उनके जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमें भेजें, या फिर यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके आप हमें उसके द्वारा भी जवाब दे सकते हैं। पहले 400 सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा आज का सुपर इंटरेस्टिंग ग्राफिक नॉवल जो हम इस एपिसोड में डिस्कस भी करेंगे। और हाँ, अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक की है और आपके पास कोई पर्यावरण हितैषी बिजनेस आइडिया है तो आप अपने आइडिया वीडियो के माध्यम से हमें व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा सकते हैं। तो चलिए कुछ युवाओं के क्वेश्चंस सुने जाए। बिल्कुल। हाय DIY शो, मैं पटना से हूँ। मेरा नाम नंदिता सिंह है। मैं क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मेरा सवाल यह है कि मैं अपने देश के नदियों के पानी को प्रदूषित होने से कैसे रोकूं? हेलो DIY शो, मेरा नाम मुस्कान है और मैं पटना से हूँ और मैं 11th में हूँ। मेरा सवाल यह है कि क्या हर लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस जरूरी है? मेरा सवाल यह है कि वुमेन पुलिस हमारे सोसाइटी में क्या क्या बदलाव ला सकती है? बढ़ते प्लास्टिक के यूज को कैसे कम किया जा सकता है? आप अपने देश की नदियों के पानी को प्रदूषित होने से कैसे रोक सकते हैं? आप नदी और तालाब में कचरा फेंकना बंद करो और ये बात सबको बताओ कि हमारी नदियाँ कचरे के डिब्बे नहीं है कि नहीं? पता है, मैंने जहां महिला पुलिस को देखा है वहां क्राइम रेट कम होता है और लड़कियां बेडर घर से बाहर निकल सकती हैं और काम पर भी जा सकती हैं। तो फिर रोजाना के जीवन में प्लास्टिक का इस्तेमाल कैसे कम किया जा सकता है?
प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करो ना प्लीज, और दूसरों को भी ये बताओ। और अब अपने पेपर पेन सब कुछ तैयार रखें, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं हमारा ये बेहतरीन सेगमेंट जिसका नाम है सवालों के सिलसिले। पहला सवाल, क्या आज की कहानी के नायकों को नौकरी मिल जाती है, या वो कोई उद्यम शुरू करते हैं, या दोनों करते हैं? दूसरा सवाल, युवा महिलाओं या फिर सभी उम्र की महिलाओं के लिए मार्शल आर्ट्स यानी आत्मरक्षा सीखना क्यों जरूरी है? तीसरा सवाल, पुरुष क्या कर सकते हैं ताकि लड़कियां और युवा महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए स्कूल, कॉलेज या काम पर जा सके, या अपने उद्यम निडर होकर चला सके? मुझे आपसे ये जानना है कि क्या आपने महिला पुलिसकर्मी को देखा है जहां आप रहते हैं? लास्ट क्वेश्चन, और हमें इस सवाल का जवाब जरूर जानना है कि ये शो देखने के बाद आप क्या करेंगे। जी हाँ, ये शो देखने के बाद आप क्या करेंगे? आप अपना जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर दीजिएगा, या फिर यस ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन पे और उस पे अपने जवाब दीजिए। पहले 600 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज के हमारे एपिसोड पे आज का ये रोमांचक ग्राफिक नॉवल, जिसे हम इस एपिसोड में डिस्कस भी कर रहे हैं। तो जल्द भेजिए अपने जवाब, और अगर आप हमें कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा लड़कियां नौकरी पर जाएं या अपनी पसंद का स्टार्टअप करें, ये भी हमारा लक्ष्य है। पर समस्या की बात यह है कि आज भी उनके लिए दुनिया थोड़ी जोखिम भरी तो है। इतिहास गवाह है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम डटे रहेंगे और इस बात पर आप सबको मिलवाते हैं सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट सुपर बॉक्सर सुमन कुमारी से। मेरा नाम सुमन कुमारी है, मैं इंडियन बॉक्सर हूँ। जो কাজটা ছেলে করলো না, এই কাজটা আমার মেয়ে করো। তো ওনার বাবা भी সাপোর্ট করিনি। মেয়ে মানুষ আছে, মার খেয়ে আসতো, মুখ কান ফুলিয়ে নিত, ওসব আমার কোনো ভয় ছিল না। আমি জানি যদি আজকে মার খাচ্ছে তো কালকে মারবে, ওই জন্য আমরা সবাই সাপোর্ট করতাম कि তুমি এই বক্স নিয়ে থাকো। मैं सच बताऊं तो मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं ये सच बताती हूँ। पापा बोलते थे मत जाओ मत जाओ, हाँ ठीक है ओके, हम चले जाते थे। प्रॉपर ट्रेनिंग, रेस्ट, डाइट, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, हम लोग बस बोल सकते हैं। माइंड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके कि हाँ मुझे खेलना है और मतलब मुझसे होगा, मैं जीत सकती हूँ, बस जीतना है और कुछ नहीं, जीतना है। और जो लोग हैं उन लोगों को गलत साबित करना है कि लोग ही मतलब वो माइंड को तैयार कर देते हैं। जब वो बोलते हैं ना कि आप जीत नहीं पाओगे, वो ऑस्ट्रेलियन है, वो चाइना है, तो हम भी तो इंडियंस है ना। इसे कहते हैं जज्बा। एब्सोल्युटली सैल्यूट। तो जैसा कि हम आपको अपने लक्ष्य के बारे में बता रहे थे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत में लड़कियां और महिलाएं नए नए क्षेत्रों में काम करें, जैसे कोडिंग, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, और नए नए उद्यम शुरू करें जो सोलर जैसी क्लीन एनर्जी यानी पर्यावरण हितैषी ऊर्जा से चलते हैं, और ऐसा करते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद भी करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कहानियों में देखा है, आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप इसकी शुरुआत कहां से करेंगे, हम आपको बताते हैं। आप देखें कि आपके घर के आसपास क्या सुविधाएं हैं। अगर जिम, कराटे क्लास, क्रव मागा वगैरह कुछ ऐसा है तो उसे ज्वाइन डेफिनेटली करें। वहां दिल लगाकर सीखें और घर पर अभ्यास करें। अगर आसपास कुछ नहीं है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, इंटरनेट पर हजारों की संख्या में वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी खेल सीख सकते हैं। अगर इन सब के बारे में आपको पता करने के लिए कोई समस्या हो रही है तो टेंशन क्यों लेने का, बिंदास हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम ऐसे बहुत सारे कोर्सेज के बारे में जानते हैं जो इंटरनेट पर ऑनलाइन चलते हैं
और तो और हमें बिहार में भी ऐसी संस्थाएं पता है जहां आप अभ्यास कर सकते हैं ना। हम सब जानते हैं, मेरा मतलब है कि हमारी पूरी टीम है जो बिहार में फैली हुई है और ये सब जानती है। वेरी फनी केतन। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये सब सीखने के फायदे आपकी आत्मरक्षा तक ही सीमित नहीं हैं। अगर आपको ये आता है और आप तंदुरुस्त हैं तो ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं जिसमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं। आप चाहें तो पुलिस वुमन यानी महिला पुलिस कर्मी भी बन सकते हैं। अरे हाँ, मैंने तो ये तो सुना है कि बिहार में 10,000 पुलिस कर्मचारी महिला हैं। जी हाँ, एकदम सही सुना है आपने। क्या आपने देखी है खाकी कपड़ों में युवा महिलाएं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि बिहार लड़कियों और महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित हो? मेरा तो दिल बाग बाग हो जाता है जब मैं इतनी सारी महिलाओं को बाहर काम करते हुए देखती हूँ। डेफिनेटली मेरे हिसाब से बाकी प्रदेश में महिलाओं की संख्या बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन बिहार ने तो कीर्तिमान पहले से ही स्थापित कर दिया। अब जिस पुलिस वुमेन की बात हो रही है, चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। अनीशा सिंह, आइए देखते हैं कि उनका पुलिसकर्मी बनने पर क्या कहना है। मैंने एक सपना देखा, मैंने उसे जिया अपने सपने में और आज वो हकीकत मैं खुद बनाई हूँ। अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तब आपको 3 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने पड़ेंगे। पहला पीटी, दूसरा मेंस, तीसरा फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल के लिए आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। जो उसे कहना चाहती हूँ कि लड़कियाँ, जो सपने आप देखते हो आप उसे जियो। अपने दिमाग के 4 दीवारी और लोगों के घर के 4 दीवारी से बाहर निकलो। अपने दिमाग की 4 दीवारी से बाहर निकलो, क्या खूब कहा है। देखा आपने उनके चेहरे पर कैसा आत्मविश्वास झलक रहा था। ये तभी होता है जब आप कुछ ऐसा करें जिसमें आप खुद बिलीव करते हो। तो जैसा ये एक रास्ता है, वैसे बहुत सारे रास्ते हैं। आप चाहें तो उद्यमी बन सकते हैं, अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप महिलाओं और लड़कियों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जैसे आप महिलाओं और लड़कियों के लिए ट्रैवलिंग यानी लोगों को जगह जगह जाकर सिखाने वाला सेल्फ डिफेंस का कोर्स शुरू कर सकते हैं। हाँ, और इसे भी मोबाइल ड्राइविंग स्कूल की तरह मोबाइल यानी कि मतलब चलता फिरता रखा जा सकता है। यानी कि आप ये भी गांव-गांव और छोटे शहर जाकर सिखा सकते हैं। इससे फायदा होगा कि आपका व्यवसाय एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, थोड़ा फैलेगा। बिल्कुल। आप जरा सोचिए, बिहार में लगभग 3 करोड़ लड़कियां और महिलाएं हैं और ये सब आपके भावी ग्राहक हैं। सोचिए, आप आत्मरक्षा सिखाकर कितनी जिंदगियां बदल सकते हैं। मैं एक बात बोलूं? यस। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी। मेरे को स्टोरी चाहिए। ओके, चलिए, ये एक एक्शन एडवेंचर कहानी है 4 युवा महिलाओं की जिन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का फैसला लिया और आगे चलकर पुलिसकर्मी और आत्मरक्षा की कोच बनी। उन्होंने लड़कियों और महिलाओं के लिए बिहार को सुरक्षित प्रदेश बनाया। कहानी का नाम है चतुर चौकड़ी। आई लव द नेम। तो चलो प्ले बटन दबाओ। कभी ना कभी हमारे साथ ऐसा होता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या लड़की, अकेले किधर जा रही है? हम छोड़ दे। मैं अकेली हूँ लेकिन कमजोर नहीं। पकड़ो इन्हें। लड़कियों को परेशान करने में शर्म नहीं आती? थैंक यू मैडम, आपने सही समय पर आकर गुंडों को सबक सिखा दिया। और उसी दिन मैंने फैसला किया कि बनूंगी तो पुलिस वुमन ही बनूंगी। और फिर हम सभी ने सीखना शुरू किया। लेकिन कुछ रास्ते अलग होकर भी साथ जुड़े रहते हैं। फलक, हमें तुम्हारे पुलिसकर्मी बनने के सपने की कद्र है, लेकिन हम दोनों आत्मरक्षा एकेडमी शुरू करना चाहते हैं। और वहाँ से एक नया सफर या एडवेंचर शुरू हुआ। हमारी ट्रेनिंग पुलिस एकेडमी में होने लगी तो मेरी दोस्त एंटरप्रेन्योर बनने के रास्ते पर थी। सपने अगर सच्चे हो तो पूरे भी होते हैं, बस उसके लिए हिम्मत लगती है। जितनी ज्यादा महिलाएं पुलिस में होंगी, दुनिया उतनी ही सुरक्षित होगी। अपने आत्मसम्मान के लिए आत्मरक्षा करना जरूरी होता है।
तो आइए और जुड़िए हमारी इस चतुर चौकड़ी के साथ। वाह, पुलिस वुमेन सेल्फ डिफेंस कोच है, कितना बढ़िया फ्रेंड सर्कल है। दोस्त हो तो ऐसे जो एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें। जिन्हें अपना भविष्य सरकारी नौकरी में बनाना है उनके लिए भी बहुत बढ़िया अवसर है ये पुलिस वुमेन बनने का। लेकिन हम जानते हैं कि उसमें कितना कंपटीशन होता है और क्या पता आप भविष्य में क्या चाहें। तो आप नौकरी की तैयारी के साथ साथ नए नए कौशल सीखें, इंटर्नशिप करें। हाँ, हो सकता है कि आपको कोई ऐसा व्यवसाय करने की इच्छा हो जिसके द्वारा आप महिलाओं के जीवन में सुधार ला सकें, राइट? एब्सोल्युटली। और यदि आप व्यवसाय करना चाहती हैं तो यूथ वेंचर फंड के दरवाजे खुले ही हैं आपके लिए। आप वहां निवेश की रकम के लिए आवेदन दे सकती हैं अगर वे 18 से 23 की उम्र के हैं और उनका उद्यम महिलाओं की जिंदगियां सुधारता है और कम से कम 10 नौकरियां पैदा करता है। उनका आइडिया कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे कोलकाता के मित्र हैं सुभान। आइए उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली था कि मेरे माता पिता ने मुझे सहयोग किया, नहीं तो अभी तक कोलकाता के 70 जगह में अच्छी तरह वेंडिंग मशीन रखना मेरे लिए संभव नहीं होता। आशा कर रहा हूं कि बहुत जल्द ही कोलकाता में हर जगह वेंडिंग मशीन लगा पाऊंगा। यह मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मणिपाल से एक अच्छे आदमी जो वित्तीय रूप से कुछ सहायता किए हैं, उसी के कारण मैं सैनिटरी पैड खरीद पाया और एक प्रक्रिया तैयार किया कि वितरक से मैं 3 रुपए में एक सैनिटरी पैड खरीदूंगा और 3 रुपए में ही वो पैड महिलाओं को भी मिलेगा। इसकी विस्तृत रूप से जानकारी ऐप में दी गई है। बाद में इस प्रक्रिया को और विकसित करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से लड़कियों के पास सैनिटरी पैड और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में सारी चीजें पहुंचा दूं। वाह भाई वाह। दोस्तों, याद है हमने बात की थी कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर हम लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं। केतन, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्या ब्यूटीफुल बदलाव लाया ना यार। इस पे तो एक कविता बनती है। हाँ हाँ प्लीज सुना दो, तुम्हारे पेट में कहाँ रहने वाली है। अरे अरे बोलो इरशाद। इरशाद। कोलकाता के सोभान बने पैडमैन महान, इनसे सीखें जनाब बदलेगा सारा जहां। अगर आप शुरू करें वहां, आप रहते हैं जहां। मतलब आप राइमिंग में करो जहां। आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार। मतलब थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई आज तुम्हारे लिए मेरे दिमाग में। तुम्हारा ये कौशल ना दिन पे दिन बेटर होता जा रहा है। अब क्या बताएं, तो बड़प्पन है अपना। तो पुलिसकर्मी की नौकरी और आत्मरक्षा के उद्यम के बारे में अधिक जानने के लिए पूरी कहानी पढ़ें। इसकी किताब पाने के लिए आप हमारे सवालों के जवाब भेजें और आप ये नॉवेल जीत सकते हैं। और आप हमारा ये शो फिर से गोइंग टू स्कूल के YouTube चैनल और ऐप पर देख सकते हैं। और एक आखिरी बात, आप इस बात पर ध्यान दें कि आपके आसपास कौन कौन सी महिलाएं हैं जो अपना व्यवसाय चलाती हैं और समाज की समस्याएं सुलझाती हैं। हमें जरूर बताएं उनके बारे में, हम उन्हें अपने शो पर आमंत्रित करेंगे। तो दोस्तों, बहुत मजा आया आपके साथ। मुझे लगता है कि हमें इस शो का नाम Women at Work रख देना चाहिए, है ना? मतलब हाँ, रख सकती हो, लेकिन सीन ये कि हम भी सीख रहे हैं ना। हाँ हाँ, नहीं करें, बट यू बॉयज बेटर लर्न। लाइन पे लग जाओ। तुम कुछ भूल रही हो क्या? ओह यस, सॉरी, यही कि हमारे दर्शकों को फिर से बताना है कि आप हमारे सवालों के जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक की है तो आप अपना बिजनेस आइडिया या इस विषय से जुड़े किसी भी सवाल को हमें हमारे दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपका नाम, नंबर, पता देना ना भूलें। अगर हमें आपका बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो शायद आपका प्रोजेक्ट आइडिया फंडिंग भी पाले। आप ये भी बता सकते हैं कि आपने इस एपिसोड में क्या सीखा, आपको हमारा शो कैसा लगा। जो भी आपके विचार आचार हो, आप हमें भेजना ना भूलें। और जब आप हमें फीडबैक देते हो ना, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्यार भेजिएगा इनसे। हाँ, आई डिजर्व इट मोर। वो तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिलहाल मैं हूँ केतन सिंह, नमस्कार। और मैं हूँ काव्या सुदानी। फिर मिलेंगे, बाय बाय।
केतन तुम कुछ खेलते वेलते हो कि नहीं? हाँ खेलता हूँ, पत्ते बहुत अच्छे निकलते, रात रात को 3-3 बजे तक। अरे पत्ते नहीं बाबा, मतलब प्रॉपर कुछ गेम वेम। अच्छा जाके स्पोर्ट्स। हाँ मैं क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, कल रात को तो मैं रेसलिंग खेल रहा था। क्या बात कर रहा है? हाँ। किसके साथ? अकेले ही वीडियो गेम पे। वो क्रिकेट फुटबॉल सब वीडियो गेम मेरे पास है ना, तो मस्त एकदम वायर लगा के। वीडियो गेम वाला नहीं केतन, बाहर जाके खेलते हो या नहीं? नहीं, मेरे को दर्द में कमर में प्रॉब्लम होती है, घुटना दर्द करता है, सर दुखता है, ऑलरेडी चिप चिप होता है सोच के, इसलिए ऐसी हालत है तुम्हारी। कैसी हालत है? एकदम अनफिट। क्या? दिस इज अनफिट? आपने सुना है ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। एग्जैक्टली। तो खेल कूद से कैसे आप लाजवाब बन सकते हैं, कैसे नहीं बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या नहीं बन सकते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे हमारे शो में, जिसका नाम है युवा उद्यमी कौशल शो। मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्या अलसेदानी। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं इस भाग में हम क्या बात करने वाले हैं डॉबे-राइनर के ट्रिक की। परंतु डॉबे-राइनर के ट्रिक की बात करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि इस अध्याय में, इस पूरे अध्याय में हम बात किस बारे में करने वाले हैं। दरअसल ये जो अध्याय है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस वे में कि इस अध्याय से आपको समझ में आता है कि एक जो वैज्ञानिक होता है उसको कितनी प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है और कितने ज़्यादा कोशिशों के बाद फाइनली हमें हमारा रिजल्ट मिल पाता है। यानी कि कितनी बार एक साइंटिस्ट फेल होता है और किस तरीके से हम अपने काम को फिर भी जारी रखकर फाइनली एक आउटपुट ला पाते हैं, इस बारे में हम समझेंगे। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे साइंटिस्ट की बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने तत्वों का जो वर्गीकरण था उसको किस तरीके से किया और किस तरीके से हमारे पास अंत में एक सारणी आई जिससे हम आजकल अपना वर्गीकरण देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक सवाल से, और सवाल ये है कि आखिर वर्गीकरण होता क्या है। अब वर्गीकरण की बात की जाए तो इसका नॉर्मल सा मतलब है कि समूहों में विभाजन। अब अध्याय का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि हम यहाँ पर तत्वों के वर्गीकरण की बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम वर्गीकरण नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत हो रही होगी, इसी वजह से हमने वर्गीकरण किया होगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वो दिक्कत क्या थी जिसकी वजह से हमें ये वर्गीकरण करना पड़ा। तो इसे समझने से पहले एक बात जान लीजिए कि हमारे पास लगभग 118 तत्व हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। हो सकता है कि इससे ज़्यादा तत्व भी धरती पर हों, परंतु अब तक 118 तत्व ऐसे हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। अब साइंस में तो हम क्या करते हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इसी बात पर यहाँ पर कुछ एटम्स रखे हुए हैं, यानी कि कुछ परमाणु रखे हुए हैं। अब यहाँ पर आपको इन सब के बारे में पढ़ना है। तो क्या आप इन सब के बारे में सारी चीज़ें याद कर सकते हैं? बहुत कठिन होगा ना। यहाँ पर जितने भी परमाणु हैं उन सबका एक परमाणु द्रव्यमान होगा, सबका एक परमाणु क्रमांक होगा, और वो किस तत्व से किस तरह से अभिक्रिया करते हैं ये सब याद करना तो लगभग नामुमकिन है। और जबकि यहाँ पर तो सारे तत्व लिखे भी नहीं हैं, यहाँ पर बहुत कम तत्व लिखे हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या है, आखिर हम इन्हें किस तरीके से ऐसे रखें कि हम इन सब के बारे में पढ़ सकें। दरअसल इसके बारे में सबसे पहले सोचा था डॉबे-राइनर ने।
डॉबेरायर ने ये सोचा था कि अगर हम सभी तत्वों को छोटे छोटे ग्रुप में विभाजित कर दें तो उससे क्या होगा कि हमें सिर्फ एक ग्रुप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और जब हम ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे तो उस ग्रुप के अंदर जो जो चीज़ें होंगी हमें उन सब के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए अगर हम इस पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप के अंदर हम देख सकते हैं कि जितने भी परमाणु हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, सारे के सारे नोबल गैस हैं। अब नोबल गैस के बारे में हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि इनका जो अष्टक होता है वो पूर्ण होता है। यही कारण है कि ये बहुत कम अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि जितने भी परमाणु हैं वो सिर्फ इसलिए अभिक्रिया करते हैं क्योंकि इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करना होता है। अब इनका अष्टक पहले से ही पूर्ण है, इस वजह से अभिक्रिया करते ही नहीं है। उसके अलावा ये कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। जाहिर सी बात है अगर इनका अष्टक पूरा है तो ये प्रतिक्रिया तो करेंगे ही नहीं। और तीसरा हमें पता चलता है कि ये सारे के सारे गैस अवस्था में होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सिर्फ 3 नोबल गैस लिखे हुए हैं, परंतु अगर हम नोबल गैस की बात करें तो जितने भी परमाणु नोबल गैस में आते हैं उन सब में ये गुण होंगे। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ नोबल गैस के बारे में पढ़ लेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि जितने भी नोबल गैस हैं उन सब में कौन से गुण होंगे। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमें सारे के सारे नोबल गैस के बारे में अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले सोचा था डॉबेराइनर सर ने। अब ये बात आती है कि आखिर ये कितना कठिन होगा। दरअसल हमने तो ये सोचा कि ग्रुप में विभाजित कर देते हैं, डॉबेराइनर ने भी यही सोचा था। तो आखिर इतनी बड़ी क्या दिक्कत है विभाजित करने में। दरअसल ये काम बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि डॉबेराइनर जो थे, उसके बाद न्यूलैंड्स ने और मेंडेलीव ने और बहुत सारे अन्य वैज्ञानिक जो थे उन्होंने कोशिश करी कि इनको वो ग्रुप में विभाजित कर सकें, परंतु वो सारे के सारे असफल रहे। और अंत में हेनरी ने हमें एक सॉल्यूशन दिया जिसे हम आज तक इस्तेमाल करते हैं, परंतु उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं, जहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से सारे के सारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मेहनत करी और अंत में जाकर हमें हमारी आवर्त सारणी मिली। डॉबेराइनर की पहले बात कर लेते हैं। तो इनका पूरा नाम है योहान वुल्फगांग डॉबेराइनर। दरअसल ये यूके की प्रोनाउंसिएशन है। दरअसल ये जो साइंटिस्ट हैं वो जर्मनी के हैं और इनके नाम में बहुत दिक्कत होती है, तो यूके वाले इसे प्रोनाउंस करते हैं डॉबेराइनर। वहीं पर जो इंडियंस हैं वो इन्हें प्रोनाउंस करते हैं डॉबेराइनर। तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु कोशिश कीजिएगा कि आप इंडियन इंग्लिश का इस्तेमाल करें, जो कि है डॉबेराइनर। तो चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। दरअसल ये जो हैं ये जर्मनी से हैं और इन्होंने सबसे पहले औषधि विज्ञान की पढ़ाई करी थी। बाद में इन्होंने अपनी फील्ड चेंज करी और इन्होंने रसायन शास्त्र पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद ये इसके प्रोफेसर बन गए थे और इन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि जो प्लैटिनम है वो एक उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है। परंतु इनकी जिस खोज के बारे में हमें पढ़ना है वो है कि इन्होंने समांतरिक की खोज करी थी। तब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर ये समांतरिक क्या है और इसे हम समांतरिक क्यों कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। दरअसल डॉबेराइनर ने जितने भी तत्व थे उनको 3-3 के समूह में बांटा। अब हमने यही बात करी थी कि हमें ग्रुप में विभाजित करना है, तो इन्होंने 3-3 का ग्रुप बनाया और उन्होंने इस समूह को त्रिक कहा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3-3 ग्रुप में बांटा है, यानी कि हर एक ग्रुप में 3 एटम होते हैं। तो जो त्रिक है उन्होंने इस वजह से इसे त्रिक कहा और इसीलिए इसे हम डॉबेराइनर के त्रिक के नाम से जानते हैं। दरअसल उन्होंने ऐसे 3 त्रिक ढूंढे। पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का, और तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। अब डॉबेराइनर ने हमें इन तत्वों के बारे में और भी चीज़ें बताई, जैसे कि उन्होंने ये बताया कि जो इनके तत्व लिखे हुए हैं ये परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में लिखे हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे इनका पहला जो ग्रुप है वो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, तो इसमें लिथियम का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा सोडियम का और उससे ज़्यादा होगा पोटेशियम का। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जो बीच में परमाणु रखा हुआ है उसका परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे के लगभग औसत होगा। उसके अलावा उन्होंने ये बताया कि जो ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें जितने भी तत्व हैं उन सबके रासायनिक गुण समान हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों ही बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और तीनों ही धातु हैं, तो इनके गुण समान थे। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या ये जो उन्होंने ये कहा कि ये औसत होता है ये सही है या नहीं है। तो अगर हम लिथियम का परमाणु द्रव्यमान देखें तो वो होता है 6.9, वहीं पर पोटेशियम का होता है 39.0। अब हम इन दोनों का औसत निकालें तो वो लगभग 23 के बराबर आता है।
तो यहाँ पर भी ये सही थे। चलिए इनके बाकी के ट्रिक के बारे में भी देख लेते हैं। अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन का जो एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है लगभग 40 और आयोडीन का होता है लगभग 137। अब चलिए थोड़ी सी मैथ्स लगाते हैं। यहाँ पर इन दोनों का औसत निकाल कर देखते हैं। तो 40.1 और 137.3 का औसत निकाले तो वो आता है 88.7 और जो बेरियम है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 87.6, तो लगभग बराबर ही है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके दूसरे ट्रिक की जो कि है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, तो यहाँ पर इनका परमाणु द्रव्यमान होता है 6.9, 23 और 39 रिस्पेक्टिवली। तो अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी मैथ्स और लगाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज आता है 22.95 जो कि लगभग 23 के बराबर है। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे 3 ट्रिक ढूंढे और उसके बारे में हमें बताया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, जहाँ पर हमने जाना डॉबेराइंड के ट्रिक के बारे में। अब ये बहुत डेली टेस्ट 4। पहला प्रश्न, अष्टक सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, यह केवल भारी तत्वों तक ही लागू था। ऑप्शन बी, यह केवल कैल्शियम तक ही लागू था। ऑप्शन सी, दोनों सही हैं एंड ऑप्शन डी, दोनों गलत हैं। दूसरा प्रश्न, मेंडलीफ ने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए किस उपसर्ग को चुना था? ऑप्शन ए, नियो, ऑप्शन बी, आइसो, ऑप्शन सी, 1 एंड ऑप्शन डी, एका। तीसरा प्रश्न, मेंडलीफ के समय में कितने तत्वों की खोज हो गई थी? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 63 एंड ऑप्शन डी 118। चौथा प्रश्न, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस गुण पर आधारित थी? ऑप्शन ए प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन बी परमाणु भार, ऑप्शन सी परमाणु संख्या एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पांचवा प्रश्न, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने समूह थे? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 18 एंड ऑप्शन डी 6। सही उत्तर पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का सी, चौथे का बी एंड पांचवें का ए। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे। दोस्तों पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज के हमारे बिंदु कौन कौन से हैं। आज हम खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, मजदूर आंदोलन तथा जनजातीय आंदोलन इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले भाग में हमने किसान आंदोलन तथा चंपारण आंदोलन की बात कही थी। इसी तरह देश के अन्य भागों में भी किसानों के आंदोलन हुए। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने लगान की माफी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया, क्योंकि 1917 में अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल को व्यापक क्षति पहुंची थी। ऐसी स्थिति में लगान माफी का प्रावधान नहीं था। सरकार का यह आरोप निराधार था। दोस्तों 22 जून 1918 को यहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जो वस्तुतः 1 महीने तक चला। दोस्तों अब रबी की फसल अच्छी हुई और सरकार ने दमनकारी नीति भी बदल दी, तो गांधी जी ने यह सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों ने अंग्रेजों की शोषणमूलक कानूनों का विद्रोह करने का साहस जगाया। आइए अब बात करते हैं मोपला विद्रोह की। आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर भी किसानों का एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। मोपला स्थानीय पट्टेदार और खेतिहर थे। दोस्तों मोपला इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जबकि स्थानीय नंबूदरी एवं नायर भूस्वामी उच्च जाति हिंदू थे। अन्य भूस्वामियों की तरह इन्हें भी संरक्षण प्राप्त था और पुलिस एवं न्यायालय इनका समर्थन करती थी। सन 1921 में एक नई स्थिति पैदा हुई, जब कांग्रेस ने किसानों के हित में भूमि एवं राजस्व सुधारों की मांग की और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। इस नई स्थिति से उत्साहित होकर मोपला विद्रोहियों ने एक धार्मिक नेता अली मुसालियार को अपना राजा घोषित कर दिया और सरकारी संस्थाओं पर हमले प्रारंभ कर दिए। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरंभ हुई।
दिसंबर तक 10,000 से अधिक विद्रोही मारे गए और 50,000 से अधिक बंदी बना लिए गए। इस प्रकार यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। आइए अब बात करते हैं बारडोली सत्याग्रह की। फरवरी 1928 में इसी प्रकार गुजरात के सूरत जिले में बारडोली ताल्लुक में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। सरकार द्वारा गठित बारडोली जांच आयोग की सिफारिशों से भी किसान असंतुष्ट रहे और उन्होंने सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इसमें वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। इसी अवसर पे वे सरदार भी कहलाए। दोस्तों, पटेल ने किसानों की समस्या के लिए बुद्धिजीवियों को जागृत किया और महिलाओं को भी इसमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया। के.एम. मुंशी तथा लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बंबई विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद सरकार ने नई जांच समिति का गठन करके लगान की दरों में कमी की। इस प्रकार यह आंदोलन सफल ढंग से संपन्न भी हुआ। आइए अब किसान सभा के गठन की बात करते हैं। इन प्रारंभिक आंदोलनों ने किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया और उन्हें अपनी शक्ति का भी एहसास कराया। अतः 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में किसान सभाओं का गठन हुआ। 11 अप्रैल 1936 लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। उस समय बिहार में बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे कांग्रेस ने 1937 में स्वीकार किया। इसी के साथ किसानों की समस्याएं राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के साथ समाहित होने लगी। आइए बात करते हैं मजदूर आंदोलन की। दोस्तों, यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों के विकास का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा और भारत में भी औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग में चेतना की जागृति हुई। दोस्तों, 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सुब्रमण्यम अय्यर ने मजदूरों के यूनियन के गठन की बात कही, तो दूसरी ओर स्वदेशी आंदोलन का भी प्रभाव मजदूरों पर पड़ा। सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों ने शहर छोड़ने का मन बना लिया। इसे रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि कर दी और महामारी खत्म होने पर दोबारा सामान्य वेतन देने लगे। इससे मजदूर असंतुष्ट हो गए, क्योंकि मजदूरों को मिल मालिकों के तुष्टीकरण की नीति का पता बाद में चला। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध और उससे उत्पन्न महंगाई के कारण बोनस की कटौती उनके लिए कष्टदायक थी। दोस्तों, गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया और मिल मालिकों के साथ मध्यस्थता का प्रयास किया। अंततः उन्हीं के सुझाव पर बोनस पुनः बहाल किया गया। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलनों में शामिल कर उनकी मांगों का समर्थन किया जाए। 1931 में ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 3 संगठनों में विभाजित हो गया। इसके बाद भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि द्वारा समाजवादी विचारों के प्रावाधीन मजदूरों का समर्थन जारी रहा। आइए बात करते हैं जनजातीय आंदोलन की। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह एक स्थायी तत्व बने रहे। ये विद्रोह भारत के विभिन्न हिस्सों में हुए, जैसे दक्षिण भारत के पुराने रंपा प्रदेश में 1916 में विद्रोह हुआ। इसने 1922-1924 में अलमुरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक बड़े विद्रोह की भूमिका का कार्य किया। 6 मई 1924 में राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें गोली मार दी गई। अक्टूबर 1914 में उड़ीसा के दासपल्ला में खोंड विद्रोह शुरू हुआ। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन शीघ्रता से करने का प्रयास किया। खोंडों के गांवों को जलाकर नष्ट किया जाने लगा। आइए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने खेड़ा आंदोलन,
मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, मजदूर आंदोलन तथा जनजातीय आंदोलन इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम भारतीय राजनीतिक दलों की चर्चा करेंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वामपंथ कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि पार्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। भारत में राष्ट्रवाद। आइए कुछ प्रश्नों को जानते हैं। पहला प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। मोपला किस धर्म के अनुयायी थे? सनातन, ईसाई, बौद्ध, इस्लाम। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? फरवरी 1925, फरवरी 1928, जनवरी 1925। इनमें से कोई नहीं। 1920 के दशक में किन किन राज्यों में किसान सभाओं का गठन हुआ? बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उपरोक्त सभी। अलमुरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया? 5 मई 1924, 6 मई 1924, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। इनके सही उत्तर हैं रीटा। ठीक है रीटा, क्या हुआ? मेरी दौड़ तो 1 महीने बाद है ना, मगर भाभी ने बोला कि महीना तो हर महीने आता है। तो अच्छा, तो तुझे इस बात की चिंता है? इतनी चिंता मत कर, महीना आने पे भी तू भाग सकती है। ये तेरा पहला महीना है ना। महीने को नियमित होने में कुछ साल लग सकते हैं, तब तक जरूरी नहीं है ये हर महीने आए। 2 से 3, 6 से 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। लेकिन जब महीना नियमित हो जाएगा तब तो वो 30 दिन पर ही आता होगा ना? इसका जवाब तुम्हें अगली पहेली में मिल जाएगा। पिछली पहेली तो तुमने हमारी मदद से सुलझा ली, मगर ये अकेले सुलझानी होगी, तभी तो पहेली की सहेली का खिताब मिलेगा और एक उपहार भी। उपहार? जल्दी से बताओ ना पहेली। अच्छा तो सुनो, महीने में एक बार आता, लगभग 28 दिन बाद फिर मुंह दिखाता। हिसाब लगाओ, अगर 16 को आता तो बताओ अगला फेरा कब लगाता। जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी। ये क्या रुखसार, तुम जानती हो ना कि मुझे गिनती से कितना डर लगता है। जो डर गया वो मर गया। अच्छा पहले फिर से सुना। महीने में एक बार आता, लगभग 28 दिन बाद फिर मुंह दिखाता। हिसाब लगाओ, अगर 16 को आता तो अगला फेरा कब लगाता। अगला फेरा 14 तारीख को। हाँ, अरे पहेली की सहेली, पहेली की सहेली, पहेली की सहेली। सर कहाँ है मेरा उपहार? कल तुम्हारा दर्द देखा नहीं गया, इसलिए ये बनाया। ये है खास कंगन, भाभी ने सिखाया। इससे तुम अंदाजा लगा सकती हो कि महीना कब शुरू होगा और कब खत्म। लेकिन कैसे? बताती हूँ। ये है पहेली की सहेली कंगन। इसमें 28 मोती इसलिए हैं क्योंकि अनुमानन लड़कियों में महीना 28 दिन के बाद आता है। 5 लाल मोती, 13 सफेद मोती और 10 नीले मोती। जैसे महीना शुरू होता है, रबर को लाल मोती के ऊपर ले जाओ,
वो हुआ आपका पहला दिन। ऐसे ही हर दिन रबर को सरका के अगले वाले मोती के ऊपर ले जाओ। ज्यादा से ज्यादा महीना 5 दिन तक रहता है, इसलिए 5 लाल मोती। इसके बाद 13 दिन तक आपका शरीर महीने की आने की तैयारी करता है, जो इन 13 सफेद मोतियों से पता चलता है। फिर अगले 10 दिन जो ये नीले मोती हैं, इन दिनों आप महीने के आने की तैयारी करते हैं, क्योंकि महीने के आने का वक्त नजदीक है। जैसे ही महीना आए, रबर को पहले लाल मोती के ऊपर ले जाएं। ये है 28 दिन का महीना चक्र इस छोटे से कंगन में। थैंक यू सहेली। अब तो जब मुझे पता चल गया है कि इस और इस तारीख के बीच में आएगा, तब मैं कपड़े के साथ तैयार रहूंगी। और हाँ, इसके लिए तुम कैलेंडर पर निशान लगाकर भी अगले तारीख का अंदाजा लगा सकती हो, समझी? जी हाँ पहेली की सहेली। तो इसी खुशी में क्यों ना इस कंगन को एक नाम दिया जाए? क्यों? क्या नाम रख सकते हैं? पहेली की सहेली कंगन। हाँ, ये ठीक है। आज हथेली पर ये ट्रॉफी और महीने बाद दौड़ के जीत की ट्रॉफी। ये मेरा वादा है दोस्तों। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रो रहे तेरे पंख है तैयार, ना रुकते तेरी अब रफ्तार। हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली। अरे पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। इस बार मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे क्या करी? अरे खींचो मत। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।